जाति जनगणना ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। वहीं विपक्षी दलों में होड़ लगी हुई है कि हम ओबीसी की जाति जनगणना करेंगे, संख्या बाहर करेंगे, लेकिन कांग्रेस इस पर दो तरफा खेल रही है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मना कर दिया है। बीजेपी की केंद्र में सरकार है, वो चाहती तो पूरे देश में जाति जनगणना करवा सकती थी, लेकिन वो नहीं करवा रही है। लेकिन कांग्रेस भी बहुत महीन खेल रही है। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि 2014 में वो सत्ता से इसलिए बाहर हुई थी क्योंकि ओबीसी का साथ छोड़ दिया था। सोचिए, आज प्रियंका गांधी ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में अगर दोबारा आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। सवाल है कि कर्नाटक में जो जाति जनगणना के आंकड़े हैं उसको कर्नाटक सरकार क्यों नहीं जारी करती जबकि उसकी सरकार है। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन इसके बावजूद एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से और लगातार राहुल गांधी की ओबीसी जाति जनगणना की वजह से कांग्रेस लीड लेते हुए दिख रही है। मैं बार बार कह रहा था कि टीवी अखबार नरेंद्र मोदी का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? सोचिए, 2014-2001 में वो अपनी कम्युनिटी को ओबीसी में डलवाते हैं। उसके बाद वो 2014 में अपने आप को बैकवर्ड कह के प्रचार करते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आया हूं। वहीं एक कांग्रेस के ब्राह्मण नेता ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद मामला तुर पकड़ गया और नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बैकवर्ड कहकर पूरे देश में प्रचार प्रसार किया। जनता पहले ही नाराज थी। जिस तरह से यूपीए 1 में अर्जुन सिंह को बाहर कर दिया गया, लालू यादव का बिल फाड़ दिया गया था, रामविलास पासवान गठबंधन में नहीं थे। एकमात्र ओबीसी का मिनिस्टर था कांग्रेस में कर्नाटक से, वीरप्पा मोइली, और कोई नहीं था उनके पास। सब कुछ मनीष तिवारी, आपको बता दें चिदम्बरम, प्रणब झा जो बाद में भारत रत्न बने, मोदी से करीब रिश्ते रहे, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, ये सब चला रहे थे और ये सब के सब SC ST ओबीसी के संवैधानिक विरोधी थे। आज जो ईडी का जो ये कारनामा देख रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब किया धारा चिदम्बरम का है। जो गड्ढा उन्होंने खोदा था वो उसी में खुद गिरे। तो कांग्रेस की जो करतूत थी उसकी वजह से ओबीसी दूर हुआ। सोचिए, यूपीए 2 में कांग्रेस 22 सीटें यूपी में जीत के आई थी। बेनी प्रसाद वर्मा, फिर उसके बाद उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो ये तमाम बातें थी जिसके बाद से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ और फिर उसके बाद अपने आप को ओबीसी क्लेम करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन हुआ वही, ब्यूरोक्रेसी से लेकर उन्होंने कोशिश तो की थी जुडिशियल कमीशन ठीक करने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो लगातार छोटी छोटी चीजें ओबीसी को दी गई। सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन लागू हुआ, नीट पीजी आंदोलन के बाद लागू हुआ, रोस्टर लागू हुआ, लेकिन ये सब दिखावा तो चल रहा था। यहां तक कि ओबीसी कमीशन बना, लेकिन ग्राउंड पर कुछ हुआ नहीं। और रहा सहा काम सोशल मीडिया ने कर दिया। आज के डेट में करोड़ों, 1-2 नहीं, और कोई IT सेल नहीं है SC ST ओबीसी का, करोड़ों युवा अपना डेटा खर्च करके अपने पैसे से अपने संवैधानिक अधिकार के लिए ट्विटर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उनकी उतनी संख्या ज्यादा है कि टीवी अखबार बौना साबित हो गया है। अब कोई टीवी अखबार पर भरोसा नहीं करता और इसी का नतीजा है कि बीजेपी इतना बैकफुट पर चली गई है कि अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, कोई भी कांग्रेस के साथ तभी जाएगा जब कांग्रेस सम्मानजनक तरीके से या तो गठबंधन करेगी या वो सम्मान देगी। ये बात तो तय है कि 2024 में प्रधानमंत्री कोई दलित, पिछड़े, आदिवासी को ही बनाना पड़ेगा। कोई SC ST ओबीसी का ही प्रधानमंत्री हो सकता है, ये बात तय है। अगर इसके बगैर तो बात बनेगी नहीं इंडिया गठबंधन में, चाहे भले दोबारा मोदी जी आ जाए। लेकिन एक बात तय है, 63% आबादी ओबीसी की है बिहार में, जो जाति जनगणना लागू हुई है। मुझे नहीं लगता देश के किसी हिस्से में उससे कम का मामला है। देश के बाकी दूसरे हिस्से में ओबीसी और बढ़ेगा, शेड्यूल ट्राइब और बढ़ेगा, SC समाज की जनसंख्या और बढ़ेगी अगर पूरा फेयर तरीके से जाति जनगणना कराई जाए तो।
तो मैं फिर कह रहा हूं 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले 65% आबादी को दरकिनार करके तो आंदोलन नहीं चला सकती है। और बिहार की जाति जनगणना ऐसे समय में हुआ है जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, मोबाइल है, लोगों तक खबर पहुंच रही है और लोगों को लग रहा है कि 65% लोगों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। और सवर्ण समाज के तुष्टीकरण ने बीजेपी को और कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक बात तो तय है कि बिहार में बीजेपी ने ओबीसी को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ जिस तरह से 36 के आंकड़े हैं, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने लगातार दांव पेच किए, तो तमाम SC ST OBC को नेताओं को लग रहा है कि बीजेपी की अब नैया डूब रही है और हो सकता है कि कोई बड़ी बड़ी बगावत की आपको खबर मिले। आप सोचिए, बीजेपी अब तक लग रहा था 2024 से पहले कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी भी 28 जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसमें लगभग 15 सवर्ण है। तो बीजेपी अपने सबसे मुश्किल दौर में है, मुश्किल टाइम में है, और SC ST OBC की यूनिटी अपने समाप पर है। ये जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, सोशल मीडिया बढ़ेगा, लोग अपनी बात कहना शुरू करेंगे, ये मजबूती और बढ़ेगी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस को भी लोग कसौटी पर कस रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ नारा देकर तो वोट नहीं ले जाएगी, उसको धरातल पर करना पड़ेगा। कांग्रेस ने एक काम तो किया है, ओबीसी के SC ST OBC को अपने पार्टी में 50% रिजर्वेशन दिया है, लेकिन अब ये नहीं चल सकता है कि आप किसी सवर्ण को चीफ मिनिस्टर बना दें और आप ओबीसी का वोट ले लें। हाँ, खड़गे ने खुद कहा कि मेरे पास 4 मुख्यमंत्री हैं जिसमें 3 शेड्यूल ओबीसी के हैं, भूपेश बघेल, सिद्धारमैया, और उसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल है कि ग्राउंड पर काम क्या है। राजस्थान में भी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। शेड्यूल कास्ट के लोग जितने बीजेपी से नाराज है बीजेपी शासित राज्यों में, उतने ही कांग्रेस से नाराज हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जी नहीं आती हैं, उनको नहीं मौका मिलता है या उनको नहीं लाते हैं लोग, तो वो बहुत बड़ा डेंट करेंगे उन तमाम राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले किला फतह की बात करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से SC ST OBC के लोगों का उत्पीड़न हुआ है, खासकर पढ़े लिखे लोगों का, मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से नौकरियों में, जिस तरह से वो SC ST युवाओं का हकमारी हुई है, जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिस तरह से नौकरियां नहीं दी जा रही है, उस वजह से लोगों में नाराजगी है। और ये बात बीजेपी को पता है, शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब वो ओबीसी के लिए 45 दिन तक या उसके ज़्यादा दिनों की प्राइवेट नौकरियों में भी, जो एडहॉक पर जो सरकारी कंपनियों में रखा जाता है, उसमें भी रिजर्वेशन लागू करेंगे। कहा है, ये भी खबर उड़ते उड़ते आ रही है कि उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि 12 लाख करेंगे क्रीमी लेयर। तो ओबीसी सबसे बड़ा फैक्टर है, और अगर बीजेपी ओबीसी को साधने में कामयाब नहीं रही तो उसका नैया डूबना तय है। फिलहाल सच्चाई ये है कि जिस तरह से 2014 में ओबीसी कांग्रेस से नाराज थी, 2024 में बीजेपी से नाराज है। कहाँ जाएगा ओबीसी? क्या इंडिया गठबंधन किसी ओबीसी या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब चेहरे को आगे करेगा? आदिवासी बहुत नाराज हैं, और दिक्कत यह है कि सरकारी कर्मचारी भी नाराज है। मैं फिर कह रहा हूं, 10 साल तो मनमोहन सिंह भी रह के गए थे। बीजेपी को सोचना पड़ेगा, अभी भी मौका है। वो चाहे तो जुडिशियल कमीशन लागू करके हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम सिस्टम है उसको हटा के बड़ा मैसेज दे सकती है SC ST OBC को। रातों रात कोई चमत्कार हो सकता है। वो चाहे तो जाति जनगणना का ऐलान करके भी 2024 का कमान संभालने की कोशिश कर सकते हैं, और वो चाहें तो 4 राज्यों में जो चुनाव है वहाँ ओबीसी मुख्यमंत्री घोषित करके भी कमाल कर सकते हैं। या फिर वो सरकारीकरण, जिस तरह से निजीकरण हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी अगर चुनाव हारती है 2024 में तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी मनुवादी मीडिया का पाप, जिसने बीजेपी नरेंद्र मोदी को अंधेरे में रखा और SC ST OBC का सारा अधिकार लूट गया। और दूसरा, सवर्ण तुष्टीकरण। तमाम पढ़े लिखे SC ST OBC को बेरोजगारी के गर्त में धकेला जा रहा है, उनका ह्यूमिलिएशन हो रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, और उनकी बात करने वाले लोगों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि नदी में पानी बहुत बह गया है। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ
कि बाबा साहब फूले पेरियार अंबेडकर ने जो पेड़ लगाया है, रामस्वरूप वर्मा हो, अंकली हो, संत गाडगे हो, संत तुकाराम हो, इन तमाम लोगों के जो पढ़ा लिखा, जैसे ही SC ST OBC के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वो अपने सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे और उसके बाद इस देश में समता मूलक, संविधान सम्मत सरकार बनानी पड़ेगी। गैर बराबरी, जातिवाद, भेदभाव अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक बड़ा दौर है, एक बड़ी क्रांति आई है और वो क्रांति है सोशल मीडिया, मोबाइल की क्रांति। अब किसी आदमी को, कोई आदमी किसी का मोहताज नहीं है, न किसी की बात सुनने के लिए, न अपनी बात कहने के लिए। टीवी अखबार के दम पर इस देश में मनुवाद का राज बहुत दिन तक चला, अब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि अब बहुजनों के पास अपना सोशल मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।